साथियों नमस्कार। अमरउजाला.com पर आपका स्वागत है। और हम जम्मू कश्मीर में इस समय भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा जी के साथ हैं। और बात जब हो रही है जम्मू कश्मीर की, तो सरकार बन चुकी है, सरकार अपना काम कर रही है और विपक्ष के रूप में भारतीय जनता पार्टी अपनी भूमिका का निर्वहन कर रही है। 370 विशेष राज्य का दर्जा, भारतीय जनता पार्टी की अपनी प्रतिबद्धताएं, इन सब को लेकर आज हमने सुनील शर्मा जी से बात की। तो आइए जानते हैं कि अमर उजाला के सवालों पर सुनील शर्मा जी ने क्या कहा। कि इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है सुनील शर्मा जी। आपसे सबसे पहले मेरा सवाल ये है कि पहला सत्र बीत चुका है विधानसभा का, और क्या आपकी जो समिति है, आपकी टीम है, क्या वो उसका चयन हो चुका है, वो तैयार हो चुकी है? यदि हो चुकी है तो उसमें कौन लोग हैं, और नहीं हुई है तो कब तक होगी? जैसे उपनेता का चयन। विधानसभा बहुत लंबे अरसे के बाद कॉन्स्टिट्यूट हुई है और एक परंपरा है, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष होता है, सदन का नेता होता है और नेता प्रतिपक्ष का काम ही विपक्ष का रोल होता है। भारतीय जनता पार्टी ने मुझ पे विश्वास जताया और मुझे नेता प्रतिपक्ष का दायित्व दिया और इमीडिएट नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद एक 5 दिन का एक छोटा ब्रीफ सेशन भी हुआ असेंबली का। जहां तक आपने प्रश्न किया समिति का, इसमें कोई ऐसी समिति नहीं होती है, नेता प्रतिपक्ष की कोई समिति इस प्रकार की नहीं होती है। हाँ, उपनेता का चयन जरूर होता है, तो वो पार्टी डिसाइड करेगी। हम एक ऐसी पार्टी में हैं जो बिल्कुल अनुशासन में रहती है, जिस पार्टी में डिसीजन हमारी हाईकमांड करती है और जब भी उन्हें लगेगा कि अभी उपनेता का चयन करना है तो उस वक्त वो हो जाएगा। इसमें मेरे पर नहीं है, इट इज़ नॉट अप टू मी कि मैं डिसाइड कर लेता हूँ उपनेता कौन होगा। हाँ, समिति की आपने बात की, समिति हमारे पास कोई ऐसी होती नहीं है जिसको बनाना है, जिसको चयन करना है। हम एक दल के नेता हैं और भारतीय जनता पार्टी विधायक दल जो हमारे 29 विधायक जो चुन के आए थे, और हमारी बदकिस्मती रही कि हमारा एक साथी देवेंद्र सिंह राणा जी हमारे बीच में नहीं है, इसलिए हम 28 विधायक हैं। एक दल है, इस दल का नेता मुझे चुना गया है, यही एक समिति भी है, यही एक दल भी है। आप तरफ से हटा देना उसको। सर, आप दल के नेता हैं और पूरे विपक्ष का प्रतिनिधित्व जो है वो जिम्मेदारी आपके पास है, लेकिन जो देखने में आ रहा है, सबको साथ लेके चलना आपकी जिम्मेदारी भी है, विपक्ष को, क्योंकि विपक्ष की आवाज है। लेकिन सबके अपने अपने एजेंडे हैं, तो ऐसी स्थिति में आप कैसे सबको, विपक्ष को साथ लेके चल सकते हैं, ये जरूर जानना चाहेंगे आप। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की एक लाइन है, एजेंडा है, उद्देश्य है, मकसद है, लक्ष्य है। उसको लेके हम कोई कंप्रोमाइज नहीं कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी का स्लोगन है, हमारे लिए राष्ट्र प्रथम है, नेशन फर्स्ट है, पार्टी सेकंड है और सेल्फ लास्ट है। इसके अतिरिक्त नेशनलिज्म पे कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा, राष्ट्रवाद पे कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा, विकास को लेके कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। यहाँ पे जो गरीब है, पिछड़ा है, वंचित है, उसके साथ न्याय हो, इंसाफ हो, उसमें कोई समझौता नहीं होगा, कंप्रोमाइज नहीं होगा। इस एजेंडा को लेके जो भी विपक्ष के दल हमारे साथ हैं, हम वेलकम करते हैं, हम स्वागत करते हैं। लेकिन किसी भी कीमत पे राष्ट्रवाद को लेके भारतीय जनता पार्टी का विधायक दल कंप्रोमाइज नहीं कर सकता है। इसमें हमें विपक्ष में रह के भी विपक्ष से लड़ना पड़े तब भी हम तैयार हैं, विपक्ष में रह के विपक्ष साथ चल के हमें सत्ता से लड़ना पड़े हम तब भी तैयार हैं। लेकिन किसी भी कीमत पे विपक्ष में रह के हम इन चीज़ों पे कंप्रोमाइज नहीं कर सकते हैं। ये आपने पूछा कि मेरे ऊपर जिम्मेदारी है, लेकिन जिम्मेदारी नॉट एट द कॉस्ट ऑफ माई एजेंडा, नॉट एट द कॉस्ट ऑफ माई लाइन, नॉट एट द कॉस्ट ऑफ माई टारगेट, माई उद्देश्य, माई लक्ष्य, उसको लेके मेरी जिम्मेदारी नहीं हो सकती है। हर व्यक्ति जो चुन के आता है
या व्यक्तिगत या सामूहिक या संगठनात्मक, उनके अपने अपने एजेंडाज होते हैं, अपने अपने लाइन होते हैं, लेकिन कुछ इश्यूज कॉमन होते हैं, राष्ट्र को लेके, प्रदेश को लेके, गरीब का विकास को लेके, डेवलपमेंट को लेके। तो उन कॉमन इश्यूज पे हम विपक्ष के साथ हैं, लेकिन जहाँ पे भी कोई इस प्रकार का इश्यू किसी भी विपक्षी नेता, विपक्षी विधायक, विपक्षी दल का हो, जो राष्ट्र को आघात पहुंचे, गरीब को आघात पहुंचाए, विकास को आघात पहुंचाए, वहां पे हम कतई भी किसी भी कीमत पे उसके साथ नहीं हो सकते। आपने जैसे कहा कि कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जो कॉमन होते हैं, उसमें हम साथ हैं, लेकिन अभी तक का जो दृश्य और जो सीन देखने में आ रहा है और जो अपने अपने एजेंडा को लेके पार्टियां बात कर रही हैं, हम किसी पार्टी का अगर नाम नहीं लेंगे, लेकिन तो क्या आपको लगता है कि कोई कॉमन भाजपा के साथ, भाजपा के जो कॉमन इशू है देश हित में हो, चाहे वो गरीब हित में हो, चाहे विकास के हित में हो, तो क्या किसी पार्टी का कोई ऐसा मुद्दा आपको लग रहा है कि जिसमें हम साथ चल सकते हैं, आप साथ चल सकते हैं? देखिए, जहां तक विपक्ष में 2-3 पार्टीज हैं, जिसमें पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी है, जिसमें पीपल्स कॉन्फ्रेंस है, या कोई अन्य पार्टी है, मुझे नहीं लगता कि हमारा उनका कोई गठजोड़, समझौता किसी भी इशू पे हो सकता है। इनकी बेस इस वक्त जिस प्रकार से विधानसभा में इनका रोल रहा, इनका रवैया रहा, टोटल अलगाववाद को दोबारा से रीएस्टैब्लिश करने की जो इनकी कोशिश थी, इनका प्रयास था, तो मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टीज से, चाहे पीडीपी है, चाहे पीपल्स कॉन्फ्रेंस है या अन्य दल हैं, जिन्होंने अलगाववाद को दोबारा से यहाँ पे एक पैर जमाने के लिए एक प्रयास शुरू किया है, हमारा समझौता हो सकता है। किसी कीमत पे भी ऐसी पार्टी से नहीं समझौता हो सकता है। हाँ, मैं दोबारा ये कहूँगा, इसके अतिरिक्त कोई अन्य दल जिसका लक्ष्य विकास है, जिसका लक्ष्य राष्ट्रवाद है, गरीब के लिए न्याय है, वो हमारे साथ जुड़ सकता है और हम उस पर बात कर सकते हैं। लेकिन पीडीपी हो, पीपल्स कॉन्फ्रेंस हो या अन्य दल जिनका लक्ष्य ही अलगाववाद का है, उनके साथ कोई समझौता हो नहीं सकता हमारा। अभी जब विधानसभा सत्र शुरू हुआ था तो एक प्रस्ताव पास हुआ उसमें, और ये बात आई कि हमने फिर पूर्ण राज्य के दर्जे के लिए प्रस्ताव पास हो गया। फिर उसी में बात आई 370 की आई, जिसकी बहुत चर्चा रही और उसमें लगातार सियासी घमासान मचा रहा। तो ये 370 और विशेष राज्य का दर्जा, जिसके लिए विशेष राज्य के दर्जे के लिए हमारे प्रधानमंत्री भी जो प्रतिबद्ध हैं कि एक उचित समय आने पर विशेष राज्य का दर्जा दे दिया जाएगा, ये बात हो रही है। तो ये कंफ्यूजन जो जनता में है, आवाम में यहाँ की है कि 370 और विशेष राज्य का दर्जा, ये दो चीजें बड़ी एक गड़मट सी हो रही हैं। इसको लेके थोड़ा सा हम चाहेंगे कि आप स्थिति स्पष्ट करें। देखिए, पूर्ण राज्य का दर्जा, ये वचनबद्धता भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने फ्लोर ऑफ द हाउस में भी दी है और बाहर जनसभाओं में दी है। इसमें चाहे हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी हों, आदरणीय गृह मंत्री जी हों, दोनों ने कमिटमेंट की है, वचन दिया है कि हालात जब सामान्य होंगे, एप्रोप्रिएट टाइम जब आएगा, यहाँ पे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाएगा। इसलिए मुझे नहीं लगता है कि इस पे कोई चर्चा की थोड़ी सी भी कोई गुंजाइश नहीं है। जब प्रधानमंत्री जी खुद कमिटमेंट करे, जब गृह मंत्री जी खुद कमिटमेंट करे कि हम पूर्ण राज्य का दर्जा जम्मू कश्मीर को देंगे, तो इसमें कोई चर्चा की कोई गुंजाइश बचती नहीं है। हाँ, हमें एप्रोप्रिएट टाइम का वेट करना चाहिए। वी विल वेट फॉर एप्रोप्रिएट टाइम। जब आ जाएगा, सामान्य हालात हो जाएंगे, पूर्ण राज्य का दर्जा मिल जाएगा। जहां तक इस बार जो सेशन था हमारा, जिस सेशन में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बड़ी चतुराई, बड़े छल, बड़े कपट से, बड़ी चालाकी से एक रेजोल्यूशन लाया, जिस रेजोल्यूशन में इन्होंने स्पेशल स्टेटस बोला, विशेष दर्जा, और उस विशेष दर्जा की आड़ में उस विधानसभा के स्पीकर, मैं तो मानता हूं वो एक पर्टिकुलर पार्टी का स्पीकर है, वो स्पीकर बाहर एक्सप्लेन करता है उस रेजोल्यूशन को कि दिस रिफ्लेक्ट्स 370 रेस्टोरेशन। और जो रेजोल्यूशन का वो सेंटेंस था, दैट वाज डायलॉग ऑन रेस्टोरेशन ऑफ स्पेशल स्टेटस, और उसको डिफाइन करता है स्पीकर की दिस रिफ्लेक्ट्स रेस्टोरेशन ऑफ 370। एक बात फिर इन्हीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक मेंबर पार्लियामेंट ने कहा कि भाई ये जो रेजोल्यूशन है, इसे आप कोई अन्य रेजोल्यूशन न माने, ये 370 का ही रेस्टोरेशन है। मैं सबसे पहले इस रेजोल्यूशन का खंडन करता हूं, इसको कंडम करता हूं।
इसका कोई स्थान ही नहीं है विधानसभा में। मैं आपको कहना चाहता हूँ पूरा देश का जो संघीय ढांचा है जिसे हम फेडरल स्ट्रक्चर कहते हैं, वो कहीं न कहीं से नियंत्रित होता है, कंट्रोल होता है, वो सिस्टम से होता है, संविधान से होता है, जो हमारी हॉली बुक है संविधान। उस संविधान के दायरे में हमारी जितनी भी लेजिस्लेचर हो, एग्जीक्यूटिव हो, जुडिशरी हो, न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका, वो सारी संविधान के उस अंतर्गत चलती है। संविधान में कहीं पे भी स्पेशल स्टेटस शब्द ही नहीं है जम्मू कश्मीर को लेके। जिस विशेष दर्जा की आप बात करते हैं, विशेष राज्य की बात करते हैं, कोई ये स्पेसिफिक वर्ड हमारे संविधान में है ही नहीं। मैंने पहले भी चुनौती दी थी, आज भी आपके चैनल के माध्यम से पूरी नेशनल कॉन्फ्रेंस को चुनौती देता हूँ, जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर को चुनौती देता हूँ, जिसके डायरेक्शन पे, जिसके निर्देश पे ये रेजोल्यूशन बना। स्पेशल स्टेटस है ही नहीं, वहां पे सिंपल 370 था। 370 वाज अ टेम्परेरी प्रोविजन अनलेस एंड अनटिल भारत का संविधान राज्य पे लागू हो। टेम्परेरी प्रोविजन था। आप घर बनाते हैं तो एक हल्का सा शेड जैसा ऊपर से आप छत लगाते हैं। कब तक? जब तक आप पूरा उसको छत लगा दें, तब तक आपने टेम्परेरी रख दिया। इसी प्रकार से जब तक न भारत के सारे कानून यहाँ पे लागू हो, संविधान लागू हो, तब तक ये टेम्परेरी प्रोविजन था 370। अब इस 370 को कश्मीर में इन्होंने अलगाववाद की बुनियाद बना के स्पेशल स्टेटस बनाया, जो था नहीं, जो हम चैलेंज करते हैं। 370 दोबारा वापस आ नहीं सकता। ये एक इतिहास है, एक हिस्ट्री है। 70 और विशेष राज्य का दल, इसको एक करने की बात क्यों हो रही है? फिर इसको कैसे ये पार्टी जो है वो सरकार कह रही है कि हम अपना वादा पूरा कर चुके हैं, जो हमने चुनावी एजेंडे में वादा किया वो हम पूरा कर चुके हैं और हमने रेजोल्यूशन पास कर दिया, फिर इसको हम दोनों को एक कैसे कह सकते हैं? देखिए, ये लोग ये खुद भी कंफ्यूज हैं, लोगों को भी कंफ्यूज करना चाहते हैं। मैं इनको सलाह दे रहा हूँ, आप पूरा संविधान पढ़ें। जिस संविधान को लहराते हैं, बदकिस्मती तो तब हुई कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का साथ जब कांग्रेस देती है, और जिस कांग्रेस के सुप्रीम लीडर कॉन्स्टिट्यूशन को लहराते हुए हर जगह दिखते हैं, उस कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ें। अगर इस कॉन्स्टिट्यूशन में विशेष दर्जा कहीं पे होगा, हम उस पर डिबेट करेंगे, हम उस पर बात करेंगे। जहां तक बात आती है कि वो ये कह रहे हैं, वो लोगों को कंफ्यूज करना चाहते हैं। विशेष दर्जा क्या होता है? कभी आपको फाइनेंशियल पैकेज चाहिए राज्य के लिए, राज्य में कोई ऐसी परिस्थिति बन गई है, कोई बाढ़ आया है, कोई अकाल आया है, इस प्रकार का विशेष कोई पैकेज, फाइनेंशियल पैकेज दिया जाता है। रिक्रूटमेंट को लेके बहुत बड़ी अनएम्प्लॉयमेंट है, रिक्रूटमेंट को लेके कोई पैकेज दिया जा सकता है, कोई डेवलपमेंट को लेके कोई पैकेज दिया जाता है, वो एक विशेष एक पैकेज दिया जाता है। लेकिन ये स्टेटस कौन सा था जो खोया और जिसको रेस्टोर करना चाहते हैं? डायलॉग ऑन रेस्टोरेशन ऑफ स्पेशल स्टेटस। दैट मीन्स कि बात करना चाहते हैं खोए हुए विशेष दर्जे को। पहले ये बताएं, विशेष दर्जा था क्या? ये विशेष दर्जा शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब की एक हॉली बुक है। उस हॉली बुक में विशेष दर्जा है। उसमें विशेष दर्जा 1931 से शुरू होता है, जब उन्होंने तब के महाराजा स्वर्गीय महाराजा हरि सिंह के विरुद्ध एक यहाँ पे आंदोलन छेड़ा था, और तब से लेके अनेकों यहाँ पे इनकी घटनाएं हैं, जिसमें कश्मीरी पंडितों का पलायन है, जिसमें कश्मीरी पंडितों की किलिंग है, कश्मीरी माताओं बहनों के साथ जिसे हम कहेंगे कि बेहुरमती है, जिसमें हिंदू विहीन किया गया घाटी को। ये शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की हॉली बुक है, जिसमें ये स्पेशल स्टेटस है, दोबारा उसको लाना चाहते हैं। अगर संविधान में कहीं स्पेशल स्टेटस जम्मू कश्मीर को लेके होगा, हम बात करेंगे। अन्यथा अगर ये शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब के हॉली बुक की वो स्पेशल स्टेटस मांगना चाहते हैं, वो कोई अब न देगा इनको। ये इनके लिए स्वप्न है, ये इनके लिए ख्वाब है। जम्मू कश्मीर की जनता को ये गुमराह करना चाहते हैं, जम्मू कश्मीर की जनता को ये कंफ्यूज करना चाहते हैं, और दोबारा से ये वही पत्थरबाज लाना चाहते हैं, सड़कों पे वही पत्थरबाजी करवाना चाहते हैं, जो अभी होगा। भारतीय जनता पार्टी की जो कि चुनाव से पहले की कुछ प्रतिबद्धताएं थी, जिसमें से एक ये बात भी थी कि दरबार मूव का एक विकल्प देंगे, ये बात थी। तो ये विकल्प क्या हो सकता है? क्या अभी डीआरएम ऑफिस का भी एक यहाँ आने की बात है, तो क्या ये विकल्प है या कुछ और भी विकल्प हैं जो दरबार मूव के लिए आप कहें? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने अनेकों वायदे किए थे कि यदि हम सत्ता में आते तो हम ये चीजें करेंगे।
जिसमें दरबार मूव का विकल्प था, जिसमें हमने यहाँ पे पेंशन बढ़ाने का वादा किया था, जिसमें हमने राशन की स्केल बढ़ाने का वादा किया था। लेकिन इस किताब को अभी हम खोल नहीं सकते हैं, क्योंकि हमने कहा था यदि हम सत्ता में आते हैं, यदि जम्मू कश्मीर की जनता भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लाती है तो हम ये करेंगे। अभी इन पे चर्चा करना मुझे लगता है कि निरर्थक है इस चीज़ को लेके, क्योंकि अब ये चुनावी स्लोगन है। चुनाव में ये हम नारा देंगे ताकि लोग हमें वोट दे के हम वो करें, चुनावी वचन इसे कहेंगे, चुनावी कमिटमेंट कहेंगे। तो ये कमिटमेंट, इसको अब एक्सप्लेन करना मुझे लगता है कि ये अभी अनिवार्य नहीं है। हाँ, नेक्स्ट टाइम दोबारा से जब चुनाव होगा हम लोगों के बीच में जाएंगे, हम विस्तार से इस चीज़ को कह सकते हैं, लेकिन लोग जब सत्ता में लाएंगे तभी ये चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन अभी जम्मू संभाग की बात करें तो यहाँ आपको मैंडेट मिला, बहुत अच्छा जम्मू संभाग ने भारतीय जनता पार्टी को चुना, एक तरीके से कह सकते हैं। ये अलग बात है कि वो सरकार प्रदेश में नहीं बना सकी, तो ऐसे में जो जम्मू संभाग की जो उनकी जो आकांक्षाएं हैं, जो अपेक्षाएं हैं भारतीय जनता पार्टी से, उसको कैसे पूरा करने का इरादा है? और देखिए, जम्मू ने हमेशा भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया और भारतीय जनता पार्टी भी समर्पित है जम्मू की जनता को लेके। सबसे पहले यहाँ की सुरक्षा को लेके, यहाँ की स्थिरता को लेके, यहाँ के विकास को लेके लोगों ने हमें वोट दिया है। लोगों की अपेक्षा थी कि भाई भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आए तो इस प्रकार के काम हो सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि जम्मू में सरकार का ही वोट है हमें। ऐसा नहीं कि हमें विपक्ष के लिए वोट दिया, दिल खोल के लोगों ने वोट दिया। हम उस वोट का, उस प्यार का, उस समर्पण का आदर सत्कार करते हैं। और सिर्फ आदर सत्कार से काम नहीं चलेगा, जो लोगों की उम्मीदें, जो लोगों की आशाएं हमसे जुड़ी हैं, उन पे हम पूरा करने की, उतरने की कोशिश करेंगे। चाहे डेवलपमेंट को लेके, जम्मू को लेके टूरिज्म का एक बहुत बड़ा एक रोड मैप हमारे सामने है। जम्मू को लेके, रोड्स को लेके हमारे पास बहुत बड़ा रोड मैप है। डेवलपमेंट को लेके है, अनएम्प्लॉयमेंट को लेके है। तो इसको हम पूरा करने की कोशिश करेंगे, चाहे सरकार से हमें करवाना पड़े, केंद्र से हमें करवाना पड़े। सिक्योरिटी को लेके बहुत चैलेंजेस है, चुनौती है। जब से ये सरकार नई बनी है, यहाँ पे कुछ अलगाववादी तत्वों के और विशेषकर पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद ने भी सर उठाना शुरू किया है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती है। और इसमें भी जम्मू हो, वैसे तो पूरे जम्मू कश्मीर की बात करता हूँ, लेकिन जम्मू में पर्टिकुलरली जब निशाना बनाया गया तो जम्मू को भी पूरी तरह से सुरक्षित रखना भारतीय जनता पार्टी की अटमोस्ट जिम्मेदारी है। विकास को लेके और स्थिरता को, स्टेबिलिटी को लेके है। जिस प्रकार से अभी चीज़ें स्टेबल हो रही है, यहाँ पे लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं, यहाँ पे लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, हर चीज़ को लेके, इस स्थिरता को भी लेके हमारे कंधों पे जिम्मेदारी है। अभी हम 28 विधायक हैं। यहाँ की डेवलपमेंट, यहाँ की स्थिरता, यहाँ की सिक्योरिटी को लेके, केंद्र की बात हो या जम्मू कश्मीर में सरकार की बात हो, दोनों जगहों से हमें करवाना जो करवाना है वो हम करवाएंगे, ताकि जम्मू के लोगों के इस वोट का आदर हो, इसका सत्कार हो, इसकी इज्जत हो और लोग कम से कम ठगे हुए महसूस न करें। अभी आपने सुरक्षा और विकास की बात कही है, उसी से जुड़ा हमारा सवाल है। सुरक्षा, अभी इधर भी देखा जाए तो जम्मू में भी घटनाएं जो हैं वो आतंकवादी घटनाएं बहुत बढ़ गई अचानक से, और लगातार बढ़ी, और हमारा भी, अपना भी, हमारे सैनिकों का भी कुछ उसमें नुकसान हुआ समय। तो इसको, ये जो बढ़ती हुई ये जो एक कहीं कहीं भय आया लोगों के मन में, जो चर्चाएं सुनी कि जम्मू में घटनाएं अचानक से बढ़ी, इसको लेके आप क्या कहेंगे? देखिए, जम्मू कश्मीर को लेके जहां तक आप बात कहेंगे, विभाजन से लेके आज तक यहाँ पे जम्मू कश्मीर में इस प्रकार की घटनाएं घटती रही हैं। लेकिन जब से मैं मानता हूँ 1989 से एक युद्ध जो एक देश के साथ चल रहा है, पड़ोसी देश के साथ, ये एक युद्ध है। इसे हम परोक्ष युद्ध कहते हैं, इसे हम कोल्ड वार कहते हैं, जो पिछले 35-36 सालों से चल रहा है। इसमें हमारे अनेकों सैनिकों ने अपनी शहादत दी है, कुर्बानी दी है, लेकिन कहीं न कहीं उस पाकिस्तान के उस एजेंडा को भी दफन किया है। पीछे जब से एब्रोगेशन 370 हुआ है तो एक नया मॉडस ऑपरेंडी भारत सरकार ने अपनाई, जिसमें जीरो टॉलरेंस टेररिज्म पे, जिसमें ऑपरेशन ऑल आउट टेररिज्म को लेके, मतलब नेस्ता नाबूद करने की कोशिश की। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पे पिछले लगभग 20-25 वर्षों से एक सपोर्ट स्ट्रक्चर जो आतंकवाद का था, उसको छेड़ा नहीं जाता था। जो आर्म्ड टेररिस्ट है उसी के साथ हमारी फौज लड़ती थी, हमारी पुलिस लड़ती थी, और उसको इलिमिनेट करते थे, न्यूट्रलाइज करते थे।
लेकिन जो स्ट्रक्चर होता था, उस आतंकवादी को खाना कौन दे रहा है, उसको लॉजिस्टिक कौन दे रहा है, उसको टेलीफोन कौन दे रहा है, उसको सोर्स कौन दे रहा है, उसको गाइड कौन कर रहा है, वो एक स्ट्रक्चर होता था, उसको छेड़ते नहीं थे। एब्रोगेशन 370 के बाद पहली बार इन 5 सालों में ऐसे स्ट्रक्चर को कुचला गया। एनआईए की तर्ज पे यहाँ पे एसआईए बनी, स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, और तमाम ऐसे लोग जो ओवरग्राउंड वर्कर्स का काम करते थे आतंकवाद और आतंकवादियों के लिए, उनको उनकी जगहों पे पहुंचाया गया, जेलों में पहुंचाया गया। कल ही आपने देखा होगा 2 एम्प्लॉइज को टर्मिनेट किया गया, एक टीचर था, एक हेल्थ का एम्प्लॉई था, और वजह यही थी कि भारत की संप्रभुता एकता को चैलेंज कर रहे थे, टेररिज्म को वो कहीं ना कहीं वो सपोर्ट कर रहे थे। तो इस सारी चीजों को देखते हुए जो मॉडस ऑपरेंडी भारत सरकार की रही, आतंकवाद कुचला गया। लेकिन अभी नए मॉड्यूल को लेके पाकिस्तान आया है, एकदम उसने नया स्विच किया है। जिस लाइन लेंथ से हम लड़ रहे थे, अब उन्होंने चेंज कर दिया। इस प्रकार से रीचेस पे, हाई रीचेस पे इन्होंने टेररिस्ट को बिठा दिया, और कुछ ऐसा तत्व एलिमेंट जो उस पाक प्रायोजित आतंकवाद को यहाँ पे सपोर्ट कर रहा है, उनकी मदद से कुछ यहाँ पे हमारे आर्मी के जवानों को नुकसान पहुंचाया, जिससे ऐसा लगा कि नहीं, आतंकवाद दोबारा से पनप रहा है। मैं आपको बिल्कुल आश्वासन दे रहा हूँ, और विशेषकर आपके माध्यम से जम्मू कश्मीर की जनता को, या जो हमें देख रहा होगा या देखेगा, मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ, जो इच्छा शक्ति सरकार की है, भारत सरकार की है, आप ये यकीन माने, पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद कुचला जाएगा, दफन किया जाएगा। और जिस नए मॉड्यूल को लेके, जिस नए प्रोग्राम को लेके आए हैं, ये ठीक है, सिक्योरिटी फोर्सेस के पास इसने की हुई है, आप दोबारा से देखेंगे इसको नेस्तनाबूद किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात, दोबारा से जो ऐसा एलिमेंट, जो ऐसा तत्व उभर के उसको ओवरग्राउंड वर्कर की शक्ल में फिर दोबारा से इस आतंकवाद की को शे दे रहा है, उसे और ज्यादा मजबूती से हिट करके दफन किया जाएगा, ताकि यहाँ पे एक शांतिपूर्ण वातावरण मिले। लेकिन मैं दोबारा से कहूंगा, हम ऐसे संवेदनशील क्षेत्र में हैं जहाँ पे बिल्कुल पड़ोस में हमारा दुश्मन बैठा हुआ है, उसको अन्य स्टेट्स, अन्य देशों से मदद मिल रही है, ताकि वो डिस्टेबल स्टेट को करे और पूरे भारत को यहाँ से कोई न कोई नुकसान पहुंचाए। लेकिन जिस प्रकार से हमारे भारत सरकार की, जिस प्रकार से हमारे केंद्रीय सरकार की इच्छा शक्ति बनी हुई है कुचलने की, इसको कुचल के रखेंगे और पूर्णतः शांति यहाँ पे आएगी। विकास की बात, दूसरी बात आपने कही थी कि सुरक्षा के बाद हम विकास की बात करते हैं। तो अभी जो आपने कहा कि चाहे केंद्र के लेवल पे हो, चाहे सरकार के स्तर पर हो, जो भी यहाँ के विकास के लिए जरूरी होगा हम करेंगे। अभी 28,800 कुछ करोड़ रुपए का, 1000 करोड़ रुपए का पैकेज है। 200 निवेशक अभी भी इंतजार में है, बजट प्रावधान खत्म हो चुका है, और अभी उनका एक बड़ा मतलब एक निवेशक वर्ग है जो अभी लाइन में है सिर्फ बजट प्रावधान के इंतजार में। इसके लिए आपका प्रयास क्या होगा? देखिए, ये पहली बार जम्मू कश्मीर में हुआ कि इतना बड़ा पैकेज यहाँ पे इन्वेस्टर्स के लिए लाया गया। इनके लिए भूमि की सबसे बड़ी यहाँ पे चुनौती थी कि इनको भूमि देना। कठुआ में आप देखेंगे लगभग 100 से ज़्यादा इन्वेस्टर्स इस वक्त वहाँ पे अपने कारोबार को एस्टैब्लिश कर रहे हैं। हमारे यहाँ पे बहुत बड़े क्रिकेटर है, मैं नाम भूल गया, जिन्होंने यहाँ पे एक फैक्ट्री अभी कठुआ में डाली, उसमें 10,000 लोगों को नौकरी मिलेगी। और भी लगभग हजारों एप्लीकेशंस डाले हुए हैं जिनको भूमि देनी है। तो कहीं न कहीं बहुत शॉर्ट टाइम में जम्मू कश्मीर की सरकार ने, विशेषकर हमारे उप राज्यपाल महोदय ने जिस प्रकार से यहाँ पे इन्वेस्टर्स के लिए एवेन्यूज खोले, जिस प्रकार से उनके लिए स्रोत खोले, उनको भूमि दी, उनको यहाँ पे सपोर्ट की, कहीं न कहीं मुझे लगता है कि ये जो 28,800 रुपये का 28,800 का जो करोड़ का पैकेज था, इस पैकेज के साथ साथ और ज़्यादा मुझे लगता है कि केंद्र यहाँ पे सोच रहा है। हाँ, ठीक है, यहाँ पे जो एक निज़ाम, जो एक तंत्र बना हुआ है, उस तंत्र को दुरुस्त करके इन लोगों को सपोर्ट करना और पूरा वो इन्वेस्ट करना, उसमें टाइम लग रहा है। लेकिन आप यकीन माने, जिस इच्छा शक्ति से यहाँ का उपराज्यपाल महोदय का जो सिस्टम इन लोगों को, इन्वेस्टर्स को यहाँ पे सपोर्ट कर रहा है, ये जो थोड़े बहुत हर्डल्स हैं ये खत्म। यहाँ पे जो इनको सूट करता था, सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट, वो जो इनको सूट करे वो लागू होगा, बाकी नहीं लागू होंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो इनको सूट करे वो लागू करते थे। ऐसे 180, 183 ऐसे कानून थे जो लागू हुए थे। अब राज्य के बाद हम एक केंद्र शासित प्रदेश में आए। इस केंद्र शासित प्रदेश में हम
इस केंद्र शासित प्रदेश में एक नया आपने सिस्टम देना है, निज़ाम देना है, तंत्र देना है। इस तंत्र को लिखने में इसमें फूल प्रूफ पूरा एक मतलब जिसे ब्लैक एंड वाइट में एक पेपर कहेंगे, जिस पर सरकार यहाँ की काम करेगी, जिस पर यहाँ पे यहाँ का एग्जीक्यूटिव काम करेगा, उसको लिखने में तो थोड़ा समय लगेगा। सरकार तो अभी 16 अक्टूबर को बनी है और रातों रात तो वो बिजनेस रूल नहीं बनेंगे, उसमें कोई निटी ग्रिटीज होगी, कोई ऊपर नीचे करना होगा, उसमें वो चीज़ें चल रही है। मुझे लगता है कि बहुत जल्दी, इसमें कोई बहुत लंबा समय नहीं लगेगा, बहुत जल्दी बिजनेस रूल भी आएगा और यहाँ की जो चुनी हुई सरकार, अभी लोगों को बहुत, जिन्होंने बहुत ख्वाब दिखाए हैं, स्वप्न दिखाए हैं, हम भी देखेंगे कि भाई वो स्वप्न पूरे हों। उनकी तरफ से हमारी शुभकामनाएं रहेंगी। बिजनेस रूल जिनका उनको इंतज़ार है वो भी आ जाएंगे, लेकिन इस सरकार से हमें कोई इस प्रकार की उम्मीद नहीं है। जिस प्रकार से पहले ही सेशन में उन्होंने दोबारा से वही अलगाववाद का राग अलाप कर कश्मीर को गुमराह करने की कोशिश की, उनकी यही इच्छा है। विकास पर इनने कोई बात नहीं करनी है, इन्होंने अपने वायदों पे कोई बात नहीं करनी है। ये तो राशन स्केल बढ़ाना चाहते थे, 12 सिलेंडर देना चाहते हैं, 5 लाख नौकरियां देना चाहते हैं। हम कह रहे हैं नए साल से देंगे। इंतजार करेंगे, हम देखेंगे। कह रहे हैं, उन्होंने कहा है कि हम नए साल से हम भी इंतजार कर रहे हैं। अभी तो वो फिर एक कटोरी लेके दिल्ली पहुंचे थे, 6,000 करोड़ रुपया दिल्ली से मांग रहे थे। 6,000 करोड़ रुपया मुझे कोई डेफिसिट है वो करना है, तो डेफिसिट अभी पूरा नहीं हो रहा है, तो एक्स्ट्रा कहाँ से देंगे। अगला सवाल था कि प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए सरकार की। फिर स्टेट की सरकार है इस समय, एकदम जनता ने, आवाम ने चुन के भेजा है, तो उसकी प्रायोरिटी देखिए, प्राथमिकता तो यहाँ पे जितनी स्कीम्स हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो लागू की हैं, आप देख लीजिए। आप जम्मू कश्मीर के अलावा भारत में किसी अन्य राज्य में ये नहीं देखेंगे कि हर व्यक्ति को 5 लाख का इंश्योरेंस हेल्थ में मिल रहा है। वो फुल्ली इम्प्लीमेंट हो, उसमें कोई लेकुनाज न रहे, फ्लॉज न रहे, फॉल्ट्स न रहे, वो लोगों तक पहुंचे। अगर आप 5 लाख रुपए का ही हेल्थ इंश्योरेंस आप सभी तक पहुंचाएंगे अच्छी तरह से, फूल प्रूफ, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि हो सकती है। यहाँ पे राशन आ रहा है 5 किलो फ्री आ रहा है, भारत सरकार दे रही है, वो हर एक तक पहुंचे, उसको मॉनिटर करें हम। यहाँ पे पेंशन हर व्यक्ति तक पहुंचे। यहाँ पे एजुकेशन सेक्टर में इतना पैसा आया हुआ है, क्या भवन बने हैं, क्या स्कूल अच्छे तरीके से सुचारू रूप से चल रहे हैं, क्या टीचर्स ड्यूटी पे जा रहे हैं। तो इस प्रकार की प्रायोरिटीज जिनमें आम एक कॉमन मैन को डे टू डे रूटीन लाइफ में जो दिक्कतें आ रही है उसका समाधान हो, और जो ये ऑफिसर्स का एक नेट एक है जो हर्डल्स डाल रहा है, उनको ठीक करे, उनको दुरुस्त करे, ये सरकार की प्रायोरिटी होनी चाहिए। लेकिन मुझे नहीं लगता इन्होंने भी भाई भतीजावाद, ये जो सरकार आई है, जिस पार्टी की सरकार आई है, ये परिवारवाद से ही बनी है। तीसरी जनरेशन अभी ये राज कर रहे हैं, चौथी जनरेशन को लॉन्च किया हुआ है उमर अब्दुल्ला साहब ने। तो ये जस्ट मुझे नहीं लगता कि इनकी प्राथमिकता ये चीज़ों की होंगी। इनको एनकेश करना है और नए चुनाव के लिए एक फील्ड तैयार करना है। अभी एक नया स्लोगन तैयार करना है। हमने रेजोल्यूशन लाया 370 हम वापस ला रहे हैं। इसी प्रकार से इनको गरीब की कोई चिंता नहीं है। अंतोगत्वा ये चुनाव जीतते हैं, अंतोगत्वा ये वोट लेते हैं अलगाववाद के नाम पे प्रवोक करके, गुमराह करके एक आम गरीब को, एक आम गरीब के बच्चे को। इनकी प्राथमिकता यही है। ये जो हमारे जम्मू कश्मीर की बदकिस्मती है। अभी 5 सदस्यों को नामित किया जाना है विधानसभा में, तो ये एलजी उपराज्यपाल के स्तर से होगा या सरकार करेगी, इसके लेके कुछ नहीं, जितना मेरे ध्यान में है ये लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का प्रोरोगेटिव है, ये वही करेंगे और वो स्वतंत्र हैं, वो कर सकते हैं। वो केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में यहाँ पे हैं, राष्ट्रपति महोदय के प्रतिनिधि के रूप में हैं यहाँ पे, और जो उनको अच्छा लगेगा वो करेंगे। अभी आपका सदस्यता अभियान इस समय बहुत चुनौतीपूर्ण, लगातार बैठक हो रही है और लगातार निर्देश दिए जा रहे हैं, और संख्या जितना लक्ष्य है, और चूंकि समय अब धीरे धीरे कम हो रहा है, तो इस चुनौती को पूरा करने के लिए आप क्या कहेंगे? पूरे देश में सदस्यता चल रही है और जम्मू कश्मीर में थोड़ा सा लेट हुआ। 5 सितंबर से चल रही है, हम चुनाव में थे, तो हमें अभी अक्टूबर एंडिंग से ही हमने शुरू की है। शुरू में थोड़ी सी पेस कम थी, लेकिन कुछ दिनों से बहुत अच्छी पेस पकड़ी हुई है, स्पीड पकड़ी हुई है। जो हमने लक्ष्य लिया है, हमें केंद्र ने जो लक्ष्य निर्धारित किया है सदस्यता को लेकर, डेफिनेटली जिस प्रकार से हमारा कार्यकर्ता इस पर ग्राउंड में काम कर रहा है सदस्यता को लेकर, डेफिनेटली हम अचीव करेंगे। और मुझे लगता है टारगेट से अबव हम चले जाएंगे। लेकिन
जो बैठकें हैं, जो मीटिंग्स है, ये लगातार ज़रूरी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी मीटिंग्स में अपनी पूरी योजना बनाती है और उस योजना को क्रियान्वयन करने के लिए हमारे कार्यकर्ता ग्राउंड पे लगे होते हैं। इसीलिए बैठकें होती है कि हम बड़ी स्पीड से, बड़ी तेज़ी से सदस्यता को पूरा करेंगे और मुझे पूरा यकीन है, मुझे पूरी उम्मीद है कि हम अपने लक्ष्य को पूरी तरीके से भेद कर हम सदस्यता पूरी अब करेंगे। अगला पंचायत चुनाव होना है और अभी कश्मीर के लिए खास करके जो हमारी रणनीति और जो हमारा फोकस एरिया, जो विधानसभा चुनाव के हमारे नतीजे रहे, उसको देखते हुए कश्मीर में अपना दायरा बढ़ाने के लिए, अपना जनाधार बढ़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी का रोड मैप जो है वो किस तरीके से आप तैयार कर रहे हैं? देखिए, पंचायत चुनाव जब भी होंगे हम तो तैयार हैं। आपने सिर्फ कश्मीर की बात कही, मैं कश्मीर पे आऊँगा। आपने देखा होगा, यदि आप 2014 में जाएंगे, 2008 में जाएंगे, 2002 में जाएंगे, 1996 में जाएंगे, 1996 के बाद ही हमने भी चुनाव वहाँ पे लड़ना शुरू किया था। धीरे धीरे आप देखेंगे आधार हमारा बड़ा हुआ है। इस वक्त बहुत सारी ऐसी सीट्स हैं जहाँ पे हमने वोट अच्छा लिया। 2 सीट्स पे बिल्कुल नंबर 2 पे हम आए हैं। तो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी का जनाधार कश्मीर में बढ़ा है पिछली बार, क्योंकि ये चुनाव जो होता है ये बड़ी इकाई होती है। एक असेंबली में आप 100 पंचायतें हो सकती है, 50 हो सकती है, 60 हो सकती है, 150 हो सकती है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।